माना जाता है कि कौवे मृत लोगों से बात कर सकते हैं, लेकिन अगर यही शक्ति किसी इंसान को मिल जाए तो क्या होगा? ऐसा ही कुछ होता है एक ड्रग एडिक्ट एरिक के साथ, जब उसे और उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ गुंडे मार देते हैं। जब एरिक की आंखें खुलती हैं, तो वह खुद को एक दूसरी दुनिया में बहुत सारे कौवों के बीच पाता है। ये कौवे उसे ऐसी शक्तियां देते हैं जिससे उसके शरीर पर सबसे बड़ी चोट भी आसानी से ठीक हो जाती है। लेकिन उसे ये शक्तियां क्यों दी गईं और इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी, यह जानने के लिए आगे देखते रहिए। कहानी की शुरुआत में हम युवा एरिक को देखते हैं। जब एरिक घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसका घोड़ा बाढ़ में फंसकर बुरी तरह घायल हो गया है। एरिक की मां नशे में थी और उसकी मदद के लिए कोई आसपास नहीं था। उसकी मां ने तारों को हटाने की कोशिश की, लेकिन इसके चलते उनके अपने हाथ बुरी तरह घायल हो गए। एरिक अपने घोड़े को नहीं बचा सका और उसकी हथेलियों पर लगे गहरे घाव हमेशा के लिए उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। वह बार बार उस दिन को सपनों में देखता जहां उसका घोड़ा दर्द में था और वह उसे बचा नहीं सका। इस घटना के 15 साल बाद हम एक लड़की शैली को देखते हैं। शैली को अपनी दोस्त जेड से एक वीडियो संदेश मिलता है। जब शैली उस वीडियो को खोलती है तो वह बहुत डर जाती है, क्योंकि उस वीडियो में एक ताकतवर और प्रभावशाली व्यक्ति विंसेंट रोग के खिलाफ हत्या का सबूत था। जेड सबको उसकी सच्चाई बताना चाहती थी और उससे बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसके लिए सबसे अच्छा यह था कि वह शहर छोड़कर कहीं भाग जाए। जेड किसी से मिलने या बात करने से इनकार कर देती है, लेकिन जैसे ही वह अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है, कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। मैरियन नाम की एक महिला उसका फोन छीन लेती है और देखती है कि उसने आखिरी बार किससे बात की थी। उसके लोग जेड का अपहरण कर लेते हैं और सारे सबूत मिटा देते हैं। शैली को एहसास होता है कि उसकी जान भी खतरे में है, जिसके बाद वह डॉम को मदद के लिए कॉल करती है। डॉम फोन नहीं उठाता, लेकिन शैली तुरंत घर छोड़कर भाग जाती है। जैसे ही शैली थोड़ी दूर चलती है, उसे एक आदमी दिखाई देता है जो उसका पीछा कर रहा था। उसे बचने की कोशिश में वह कुछ पुलिस वालों से टकरा जाती है और उसके सारे सामान जमीन पर गिर जाते हैं। पुलिस वाले उसकी मदद करते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर ड्रग्स पर पड़ती है। इसके बाद शैली को अवैध सामग्री रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि ड्रग्स की मात्रा कम थी, इसलिए शैली को सुधार के लिए एक पुनर्वास केंद्र में भेज दिया गया। यहां हमें एरिक दिखता है, जो अब बड़ा हो चुका है। अपनी शराबी मां की वजह से एरिक का बचपन भी ड्रग्स के दलदल में फंस गया था। उसने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन हर बार बचा लिया गया। पुनर्वास केंद्र में उसके साथी उसे परेशान करते थे, लेकिन वह कुछ नहीं कहता था, क्योंकि ये सब उन मुश्किलों के सामने कुछ भी नहीं था जिनसे वह गुजर चुका था। एक रात वह फिर से आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह शैली को देखता है। उसी समय उसे शैली पसंद आने लगती है। इसके बाद वह शैली के बारे में सोचकर आत्महत्या का इरादा छोड़ देता है। इस बीच हमें विंसेंट दिखता है, जो एक ओपेरा हाउस का मालिक था। यह ओपेरा हाउस उसकी असली पहचान छुपाने में मदद करता था और वह इसी के जरिए अपने अपराध के धंधे को बड़े आराम से चलाता था। मैरियन उसे बताती है कि हमें जेड मिल गई है। इसके बाद विंसेंट सब कुछ छोड़कर जेड के पास चला जाता है और उससे पूछता है, तुम्हारी दोस्त शैली कहाँ है? जेड बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि शैली कहाँ गई। विंसेंट कहता है, मैंने पिछले 100 सालों में तुम जैसी कई लड़कियों को मार डाला है। मैं बुरे लोगों को मारना चाहता हूं, लेकिन उनका स्थान नर्क में पहले से तय है। विंसेंट कबूल करता है कि उसने शैतान से एक सौदा किया है। उसे खुद भी नर्क में जाना होगा, इसलिए वह मासूम लोगों की आत्माओं को नर्क भेजता है। जेड उससे रहम की भीख मांगती है, लेकिन विंसेंट उसके कान में कुछ शब्द कहता है। इसके बाद जेड अपने शरीर पर नियंत्रण खो देती है और अपनी गर्दन को नुकीले औजार से बेरहमी से काटकर आत्महत्या कर लेती है। विंसेंट उसके शरीर पर हाथ रखता है और कुछ मंत्र दोहराता है, जिससे उसकी आत्मा को नर्क में भेज दिया जाता है। इस सब से बेखबर शैली पुनर्वास केंद्र में सुरक्षित महसूस कर रही थी। इसी दौरान उसकी नजर
एरिक पर पड़ती है। पुनर्वास केंद्र में लड़के और लड़कियों के बीच बातचीत मना थी, लेकिन इसके बावजूद वे एक दूसरे से बात करते हैं और महसूस करते हैं कि वे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। पुनर्वास केंद्र के नियम बहुत सख्त थे, इसलिए जब भी उन्हें मौका मिलता, वे इशारों में एक दूसरे से बात करते और एक दूसरे को देखते। उनके लिए समूह की गतिविधियां पास आने का सबसे अच्छा बहाना थीं। एक दिन शैली गार्ड से बचते हुए एरिक के कमरे में पहुंच जाती है। वह दीवार पर बनी उसकी ड्राइंग्स देखती है जो एरिक ने बनाई थीं। शैली को वह ड्राइंग्स बहुत पसंद आती हैं। वह एरिक से उन्हें रखने की इजाजत मांगती है। इसी दौरान वह एरिक के हाथों पर कट के निशान देखती है, जो उसकी आत्महत्या की कोशिशों के कारण बने थे। इसी बीच एक घोषणा होती है कि 105 नंबर के मरीज से कोई मिलने आया है। एरिक देखता है कि 105 नंबर शैली का था, लेकिन शैली उसे बताती है कि वह शहर में किसी को नहीं जानती। एरिक उसे डरने के लिए मना करता है और कहता है कि वह देखने जाएगा कि कौन आया है। एरिक कुछ लोगों को देखता है और उन्हें वकील समझने का नाटक करता है, लेकिन शैली देखती है कि उसकी मां मैरियन के साथ उसे यहां से लेने आई है। शैली बहुत डर जाती है और एरिक से कहती है कि वह उसे छुपा ले। एरिक जानता था कि जब तक उसके पैर में ट्रैकर है, छुपने का कोई फायदा नहीं होगा। एरिक शैली को लॉन्ड्री रूम में ले जाता है और एक वेंट के जरिए जमीन पर आ जाता है। इससे पहले कि सुरक्षा गार्ड उन्हें पकड़ पाते, एरिक बाढ़ कूदकर वहां से भाग जाता है। एरिक किसी से लिफ्ट लेकर शहर से बहुत दूर चला जाता है। शैली अपने दोस्त के खाली अपार्टमेंट में जाती है। एरिक के लिए शैली के साथ रहना सुरक्षित नहीं था, इसलिए शैली उसे वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन एरिक उसे इस हालत में छोड़ना नहीं चाहता था। पकड़े जाने के डर से दोनों कई दिनों तक अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकले। इन दिनों दोनों ने अपने पुराने जीवन के अच्छे और बुरे पलों को एक दूसरे से साझा किया। इससे उनकी नजदीकियां बढ़ने लगीं। इसी बीच कुछ लोगों को जेल की लाश पानी में मिलती है। वे तुरंत पुलिस को इसकी सूचना देते हैं, लेकिन पुलिस भी विंसेंट के लिए काम करती थी। जब यह खबर विंसेंट के कानों तक पहुंचती है, तब वह मैरियन को आदेश देता है कि उस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढकर मार डालो, क्योंकि अगर वह वीडियो लीक हो गया तो हर कोई सच्चाई जान जाएगा। शैली और एरिक अपनी अनजानी जिंदगी का आनंद ले रहे थे। दोनों जंगल में कैंपिंग के लिए जाते हैं। शैली सब कुछ भूल चुकी थी और राहत महसूस कर रही थी। संगीत उसका जुनून था। एक दिन वह पियानो बजाती है, लेकिन तभी उसे एक बहुत ही बुरी याद आती है। एक ऐसी बात जिसे वह भूलने के लिए ड्रग्स का सहारा ले चुकी थी। वह एरिक को बताती है कि जब वह छोटी थी, उसकी मां ने उसे पैसे के लिए ऐसे काम करने को मजबूर किया जो उसे पसंद नहीं थे। उसने कहा कि उसने लोगों को चोट पहुंचाई है, लेकिन वह यह नहीं बताती कि उसने क्या किया था, क्योंकि उसे डर था कि सच्चाई जानने के बाद एरिक उसे छोड़ देगा। लेकिन एरिक उसे भरोसा दिलाता है और कहता है कि जब उसने पहली बार उसे देखा था, फिर उस रात जब मैं आत्महत्या करने वाला था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैंने अपना मन बदल लिया। एरिक शैली को कभी न छोड़ने और हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। शैली उसे एक डांस क्लब लेकर जाती है। वहां जब वे डांस कर रहे होते हैं, तभी डोम उन्हें देख लेता है। डोम शैली को तुरंत वहां से जाने के लिए कहता है। शैली को पता चलता है कि किसी ने चेतका को मार डाला था और अब वे लोग उसके पीछे हैं। एरिक उससे पूछता है कि वह लड़का कौन था, लेकिन शैली उससे वादा करती है कि घर पहुंचने के बाद वह सब कुछ बताएगी। लेकिन जैसे ही वे अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, विंसेंट के लोग उन पर हमला कर देते हैं। एरिक अपनी आंखों के सामने शैली को मरते हुए देखता है और जल्द ही एरिक की भी सांसें थम जाती हैं। मरने से पहले एरिक को कुछ दृश्य दिखते हैं, जिनमें वह शैली को डूबते हुए देखता है। एरिक पानी से बाहर आता है। उसे ऐसा लगता है कि वह अभी भी जिंदा है। वहां वह एक आत्मा को देखता है, जो उसे अपने पीछे आने के लिए कहती है। एरिक को लगता है कि यह ड्रग्स का साइड इफेक्ट है, क्योंकि वह अपने सामने एक ऐसी दुनिया देख रहा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वहां सब कुछ वीरान था और चारों तरफ केवल कौवे थे, जिनकी आवाज
उस सन्नाटे में गूंज रही थी। एरिक पूछता है, मैं कहाँ हूं और यह कैसी जगह है? वह व्यक्ति अपना नाम क्रोनोस बताता है और कहता है, तुम वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। फिर वह एक कहानी सुनाता है कि ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई मरता है, क्रोनोस बताता है कि कौवे आत्मा को सही स्थान तक पहुंचाने में मदद करते हैं। लेकिन कभी-कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु इतनी भयानक होती है कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। उसकी बातें एरिक की समझ से बाहर थीं। वह सोचता है कि यह कोई बुरा सपना है और वहां से बाहर जाने की कोशिश करता है। लेकिन उस जगह का कोई अंत ही नहीं था। क्रोनोस कहता है, ऐसा लगता है कि तुमने अभी तक समझा नहीं। वह उसे धक्का देता है और उसकी दुनिया में वापस भेज देता है। एरिक खुद को फिर से अपने अपार्टमेंट में पाता है। वह शैली को पुकारता है, लेकिन तभी उसे बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वह विंसेंट का आदमी था, जो शैली का फोन लेने आया था। वह एरिक से कहता है, तुम्हें छिपने की जरूरत नहीं, बाहर आओ, मैं एक पुलिस वाला हूं। एरिक बहुत आसानी से उसे अपनी बात बताने लगता है, लेकिन उस आदमी ने तुरंत ही एरिक को गोली मार दी। उसने सोचा कि एरिक मर गया है, लेकिन गोली लगने के बाद भी एरिक जिंदा था। एरिक ने उस आदमी को मार डाला, लेकिन उसकी अपनी हालत भी खराब थी। उसकी आंतें शरीर से बाहर निकल रही थीं। दर्द से कराहते हुए एरिक उन्हें वापस पेट में डालता है और देखता है कि उसका शरीर खुद ब खुद ठीक हो रहा था। क्रोनोस की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी और उसने देखा कि एक कौवा उसका पीछा कर रहा था। एरिक शैली को एक पुल पर खड़ा हुआ देखता है। एरिक शैली को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन जैसे ही वह पानी को छूता है, वह फिर से क्रोनोस के पास पहुंच जाता है। एरिक समझ जाता है कि वे दोनों मर चुके हैं। वह क्रोनोस से पूछता है कि शैली उसके साथ क्यों नहीं है। क्रोनोस कहता है कि शैली नर्क में है और अगर तुम चाहो तो उसे वापस ला सकते हो। क्रोनोस बताता है कि जिन लोगों ने तुम्हें मारा, वे तुम्हारी दुनिया में जीने के लायक नहीं हैं। वे निर्दोष आत्माओं को नर्क भेजते हैं और संतुलन को बिगाड़ते हैं। तुम इसे सुधार सकते हो, क्रोनोस कहता है। उन्हें मार डालो और तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस मिल जाएगी। क्रोनोस यह भी बताता है कि जब तक तुम्हारा और शैली का प्यार सच्चा रहेगा, तुम्हारे पास यह शक्ति रहेगी। तुम मरोगे नहीं, लेकिन चोट लगने पर दर्द जरूर महसूस करोगे। एरिक फिर से अपनी दुनिया में लौटता है। सबसे पहले वह अपने दोस्त के पास हथियार लेने जाता है। इसके बाद एरिक शैली की मां सोफिया के पास पहुंचता है। सोफिया झूठ बोलती है कि उसकी बेटी ड्रग ओवरडोज से मर गई थी, लेकिन एरिक उसे बताता है कि जब उन लोगों ने शैली को मारा तो वह वहां थी। वह कहता है, मुझसे झूठ मत बोलो, मैं उससे प्यार करता था और मैं उन सभी लोगों को मार दूंगा जो इसमें शामिल थे। अगर जरूरत पड़ी तो तुमसे भी। एरिक शैली के कमरे में जाता है, जहां उसे कुछ पुरानी तस्वीरें मिलती हैं और एक थिएटर का एंट्री पास मिलता है। जब एरिक वहां जाता है तो वह उस आदमी को देखता है जिसने उसे मारा था। एरिक उसके सिर पर बंदूक रखकर बाकी लोगों के नाम और पते पूछता है, लेकिन जैसे ही उसे खतरा महसूस होता है, एरिक का शरीर खुद हरकत में आ जाता है और वह उसे गोली मार देता है। एरिक थिएटर से बाहर आते हुए मारियन को देखता है। वह उस पर गोली चलाता है, लेकिन गोली शीशे को नहीं भेद पाती और वह बच जाती है। एरिक उसकी कार में घुसकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन लंबी पीछा मुहिम के बाद एरिक कार से गिर जाता है और एक ट्रक के नीचे आकर कुचल जाता है। एरिक का शरीर उसकी हीलिंग पावर से खुद को ठीक कर लेता है, लेकिन इससे होने वाला दर्द असहनीय था। इस बीच विंसेंट सोफिया से उस लड़के के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि एरिक मर चुका था और अब जिंदा हो गया है। वह सोफिया को मार देता है और अपने आदमियों को एरिक को जिंदा पकड़ने का आदेश देता है। इस बीच एरिक डॉम से मिलता है और उसे पता चलता है कि इस सब के पीछे विंसेंट है। विंसेंट लोगों के दिमाग को नियंत्रित कर उनके अंदर के शैतान को हावी करता है। एरिक पूरे अपार्टमेंट की तलाशी लेता है और उसे वह फोन मिलता है जिसमें वह वीडियो थी। वीडियो में एरिक देखता है कि विंसेंट शैली को मानसिक रूप से प्रभावित कर रहा था। वीडियो में दिखाया गया कि शैली ने एक बहुत ही क्रूर हत्या की थी। हत्या इतनी भयानक थी
कि एरिक पूरी वीडियो नहीं देख सका। वह शैली के इस रूप को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया। एरिक को शैली पर शक होने लगता है। क्या उसने प्यार का नाटक किया था? उसका दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे पहले पूरी सच्चाई जाननी चाहिए और फिर फैसला लेना चाहिए। लेकिन तभी विंसेंट के लोग उस पर हमला कर देते हैं। एरिक उनसे लड़ता है, लेकिन उसे गोली लगती है। वह नोटिस करता है कि उसका शरीर अब खुद को ठीक नहीं कर रहा है और अंततः एरिक की मौत हो जाती है। जब वह अपनी आंखें खोलता है, तो उसके सामने क्रोनोस खड़ा होता है। यह देख एरिक को लगता है कि उसकी हीलिंग पावर खत्म हो चुकी है, क्योंकि उसने अपना काम पूरा नहीं किया और शैली के प्यार पर संदेह किया। वह कहता है कि अब शैली को बचाया नहीं जा सकता। हालांकि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस मिल जाएगी, बस उसे भूल जाओ। लेकिन एरिक ऐसा नहीं करता। वह कहता है कि वह सच में शैली से प्यार करता है और नरक में उसकी जगह लेने के लिए तैयार है। जैसे ही वह यह कहता है, कौवों का झुंड उसे घेर लेता है और क्रोनोस कुछ शब्द दोहराता है। फिर उसकी और एरिक की खून को मिलाकर एरिक का शरीर बदलने लगता है। वह इतनी पीड़ा में चीखता है, उसका खून काला हो जाता है और अब उसके पास दोनों दुनियाओं में यात्रा करने की शक्ति है। उसे विंसेंट को मारने का एक और मौका दिया जाता है और एरिक फिर से अपनी मृत शरीर में जाग जाता है। वह उन्हें सभी को मार डालता है। वह उनके एक फोन पर एक संदेश पाता है, जिसमें उसे पता चलता है कि मारियन ओपेरा हाउस आ रही है। एरिक अपना चेहरा बदलता है और एक डरावनी शक्ल अपनाता है। वह विंसेंट को मारने के लिए ओपेरा हाउस जाता है। जैसे ही एरिक ओपेरा हाउस में प्रवेश करता है, वह हर आदमी को बेरहमी से मारने लगता है। तलवारें, चाकू, गोलियां, कुछ भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, सिवाय दर्द के। वह ओपेरा हाउस में लाशों का ढेर लगा देता है। एरिक मारियन के पास जाता है और विंसेंट के बारे में उससे पूछता है। मारियन उसे सब कुछ बता देती है, लेकिन फिर भी एरिक अपनी और उसकी सहायक की गर्दन काट देता है और उसे दर्शकों के बीच फेंक देता है। एरिक विंसेंट के निजी विला जाता है, जहां विंसेंट बैठा था और अपने बालों को संवार रहा था। एरिक अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रखता है और उससे घूमने को कहता है। विंसेंट को उससे कोई डर नहीं होता। वह अपना हाथ काटता है और उसे दिखाता है कि वह भी बाकी लोगों की तरह एक शांत व्यक्ति है। उसे कोई सुपर पावर नहीं है, कोई भी उसे मार सकता है। लेकिन फिर वह एरिक पर एक तेज हथियार से हमला करता है और देखता है कि उसका खून काला था। जैसे ही उसे अपनी शक्ति का एहसास होता है, वह एरिक के कान में कुछ शब्द कहता है और वह उसे मारने में सक्षम हो जाता है। एरिक शक्तियां चुराने की कोशिश करता है। वह अपने अंदर की बुरी यादों को निकाल रहा था और वह लगभग उसकी आत्मा को कैद कर चुका था। तभी एरिक उसे दूसरे दुनिया में टेलीपोर्ट कर देता है। विंसेंट बिना मरे परलोक आ गया था, लेकिन उसने इतने पाप किए थे कि उसका निर्णय तुरंत हो जाता है और नरक के राक्षस उसे दर्दनाक मौत देते हैं और उसे अपने साथ नरक में खींच ले जाते हैं। एरिक ने अपना काम किया और जैसा कि उसने वादा किया था, शैली की आत्मा नरक से वापस लौट आती है। एरिक उसे बताता है कि वह वापस नहीं जा सकती। उसने एक सौदा किया है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, शैली अपने अपार्टमेंट में खुद को पाती है। क्रोनोस उसके सामने खड़ा था। वह शैली से कहता है कि एरिक ने उसके लिए खुद को बलिदान कर दिया। जब शैली पीछे मुड़ती है, तो एरिक का शव वहां पड़ा हुआ था। उसे मरा हुआ देखकर वह रोने लगती है और वह उन पलों को याद करती है जो उसने एरिक के साथ बिताए थे। दूसरी दुनिया में एरिक क्रोनोस की जगह लेता है और उसे यहां तब तक रहना था जब तक कोई और उसकी जगह नहीं आता। एरिक ने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया था और उसे यकीन था कि वह एक दिन फिर से मिलेगा। इसके साथ यह फिल्म यहीं खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद।